नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की अर्थशास्त्र में व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्याय 2 उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का लेक्चर नंबर 16, लेक्चर नंबर 16। और आज के लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? आज हम लोग बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है मांग मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन। ठीक है, देखिए दो शब्दों की बात हो रही है, मांग मात्रा में, क्वांटिटी डिमांडेड में परिवर्तन और डिमांड में परिवर्तन क्या है, फिर मांग वक्र में शिफ्ट है, उसकी भी चर्चा आज हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। और देखिए जब शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआत आज को पढ़ने से पहले हमें अतीत को थोड़ा सा याद कर लेना चाहिए, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो अतीत के साथ बड़ा जुड़ा हुआ है। अब आप लोग लास्ट लेक्चर में ही एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ करके आए हो और वो टॉपिक ये था कि मांग के निर्धारक तत्व कौन कौन से होते हैं। मांग के निर्धारक तत्व कौन कौन से होते हैं? तो जब हमने बात करी कि मांग के जो निर्धारक तत्व हैं उसमें सबसे पहले तो जो आएगी वो वस्तु की स्वयं की कीमत आएगी। वस्तु की स्वयं की कीमत आएगी। और बस आप अब भी जो ये समझा रहा हूं उसको समझ जाओगे तो पूरा लेक्चर आज का आप समझ जाओगे। वस्तु की स्वयं की कीमत आएगी। उसके बाद दूसरा कहा गया कि जो उपभोक्ता की आय है, कंज्यूमर की जो इनकम है, उपभोक्ता की आय, वो भी हमारे मांग को तय करती। अगर इनकम बढ़ेगी तो हमारी मांग भी बढ़ेगी, क्योंकि भैया अब हमारे पास पैसा है तो हम खूब पैसा खर्च कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा आया संबंधित वस्तुओं की, संबंधित वस्तुओं की कीमत। जो संबंधित वस्तु है उनकी कीमत। इसमें हमने स्थापन वस्तुएं और पूरक वस्तुओं की बात करी थी। इसके बाद जो हम लोगों ने देखा था, फिर हमने देखा था रुचि या अधिमान, व्यक्ति का टेस्ट एवं उसके प्रेफरेंस की बात करी, रुचि एवं अधिमान। और एक हमने बात करी व्यक्ति के भविष्य में कीमतों की संभावनाओं को लेकर, भविष्य की संभावनाएं, भविष्य की संभावनाएं। ओके, तो मांग मात्रा में परिवर्तन है। मांग में परिवर्तन को समझने से पहले हमें यह बात समझनी होगी कि जो मांग के निर्धारक तत्व हैं वो उस वस्तु की स्वयं की कीमत है, उपभोक्ता की आय है, संबंधित वस्तुओं की कीमत है, रुचि एवं अधिमान है और भविष्य की संभावना है। और इससे जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अपन एक डिमांड फंक्शन मैंने आपको पढ़ाया था जिसमें एक्स वस्तु है और डी उसकी डिमांड है। तो डिमांड फंक्शन में हमने लिखा था एफ पी एक्स, जो एक्स वस्तु आप खरीद रहे हो उसकी प्राइस है, मूल्य है, पी आर रिलेटेड जो गुड्स है उनकी प्राइस है, फिर वाई इनकम है, टी हमारा टेस्ट है और एफ हमारा फ्यूचर है। ये हमारा डिमांड फंक्शन बन जाता है। अब आपका सवाल यहां पर यह आना चाहिए कि गुरुजी, गुरुदेव, आज के लेक्चर में इस कहानी का लिंक या ज्वाइनिंग कहां पर है? तो आज का लेक्चर इसी कहानी इसी से जुड़ा हुआ है। अब देखो टॉपिक ने बोला मांग मात्रा में परिवर्तन, क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ जाना, क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ जाना। ओके, और फिर बोला मांग में परिवर्तन, डिमांड में चेंज आना। ठीक है, डिमांड में चेंज आना कि भैया मांग ऊपर नीचे हो रही है और यहां पे जो मांग की टोटल मात्रा है, कुल जो मात्रा है जो मांगी जा रही है उसमें चेंज आ रहा है। अब देखिए मांग मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन, जब भी मांग में या मांग मात्राओं में परिवर्तन होता है तो जो मांग का वक्र है उसमें परिवर्तन होगा। थोड़ा सा लिंक, थोड़ी सी कहानी को समझिएगा। जब हम ये कहते हैं कि मांग में परिवर्तन हो रहा है, मांग में चेंज हो रहा है, कोई भी चेंज हो रहा हो, अगर मांग में चेंज होगा तो मांग में चेंज होने का मतलब यह है कि हमारी जो अनुसूची है, जो हमारी टेबल है, उस टेबल में भी चेंज आएगा। आएगा या नहीं आएगा? जैसे मैं कहूं कि आप डेली 5 बजे उठ करके पढ़ते थे और आपके टाइम टेबल में 5 बजे का टाइम लिखा हुआ था उठने का, परंतु अब आपने सोचा कि नहीं भैया थोड़ा सा अपन जल्दी उठेंगे, 4 बजे का उठेंगे। तो जब आपने टाइम टेबल में भी तो चेंज करोगे ना, तो जैसे अगर आपकी मांग में चेंज आएगा तो अनुसूची में भी चेंज आएगा, और जब अनुसूची में शेड्यूल में चेंज आएगा बच्चों, तो उसी शेड्यूल के आधार पे, उसी अनुसूची के आधार पर मांग वक्र बनता है, तो उसमें चेंज आएगा या नहीं आएगा? बोलो।
उसमें चेंज आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि इसी अनुसूची के आधार पर तो मांग वक्र बन रहा है। तो मांग में चेंज आने से अनुसूची में चेंज आएगा, अनुसूची से चेंज आने में मांग वक्र में चेंज आएगा। मतलब ये जब मांग बदलेगी, मांग मात्रा और मांग में परिवर्तन आएंगे, कोई भी बदलाव आएगा तो हमारे मांग वक्र में, हमारे डिमांड कर्व में चेंज आएगा। और डिमांड जो कर्व है या मांग वक्र है, उसी के जो परिवर्तन होंगे, उसमें जो आगे या पीछे, ऊपर या नीचे जिस प्रकार से परिवर्तन होगा, वही हमें आज के लेक्चर में पढ़ना है। यही हमें पढ़ना है कि हमारा जो मांग वक्र है उसमें किस प्रकार से परिवर्तन आता है। तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे आपको इस चीज को और क्लियर करते हैं। पहले आप ध्यान दीजिए, मांग मात्रा में परिवर्तन। मांग मात्रा में परिवर्तन का मतलब है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इस चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में एक बात ध्यान रखनी है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में जब हम कह रहे हैं तो वस्तु की स्वयं की कीमत में परिवर्तन होगा, कीमत में परिवर्तन होगा, बाकी सब स्थायी, बाकी सब तत्व स्थिर होंगे, बाकी सब तत्व स्थिर होंगे। क्या लिखा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा कि जब हम मांग मात्रा में परिवर्तन की बात करते हैं, हम कह रहे हैं कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है, तो वहां वस्तु की स्वयं की कीमत में परिवर्तन आएगा। और यहां पर मांग को प्रभावित करने वाले जितने भी तत्व हैं, उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तुओं की कीमत, रुचि एवं अंतिमान और भविष्य की संभावनाएं, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, इनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। सिर्फ चेंज आएगा तो वस्तु की स्वयं की कीमत में चेंज आएगा। और जब इस प्रकार से चेंज आएगा तो यहां पे दो चीजें होंगी, या तो मांग का विस्तार होगा, मांग का विस्तार, मांग का विस्तार होगा, और या मांग का संकुचन होगा, मांग का संकुचन। मांग का विस्तार होने का मतलब है जो डिमांड है उसका विस्तार हो चुकी है, वो बढ़ चुकी है। और मांग बढ़ेगी कब, जब इस वस्तु की कीमत कम होगी। हमारा मांग का नियम कहता है ना, प्राइस जब डाउन होगी तभी डिमांड बढ़ेगी बच्चों। तो यहां पर जब प्राइस कम होगी और डिमांड बढ़ेगी तभी मांग का विस्तार हो जाएगा। और मांग का संकुचन, संकुचन का मतलब समझते हो ना, संकुचन मतलब सिकुड़ जाना बेटा, सिकुड़ जाती है, ठीक है। तो सिकुड़ जाए, जैसे आपने इलास्टिक रबड़ देखा होगा, अब इलास्टिक रबड़ को खींचोगे तब तक तो उसका विस्तार हो रहा है, पर जैसे जैसे छोड़ते जाओगे तो वो क्या हो रहा है, सिकुड़ रहा है, सिकुड़ता जा रहा है। और सिकुड़ने का मतलब क्या है कि वो मांग कम हो रही है। जैसे इलास्टिक रबड़ का साइज छोटा होता जा रहा था, उसी प्रकार से मांग कम हो रही है। और मांग कम कब होगी, जब प्राइस ज्यादा होगी और डिमांड कम हो जाएगी। तो मांग मात्रा में परिवर्तन क्या होगा, जब सिर्फ और सिर्फ वस्तु की स्वयं की कीमत में परिवर्तन आएगा, बाकी जितने भी तत्व हैं उनमें कोई परिवर्तन, कोई चेंज नहीं आएगा, स्थिर रहेंगे। ऐसी कंडीशन में या तो मांग का विस्तार होगा या मांग का संकुचन होगा। यहां पे जो वक्र बनता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है, यहां पे जो वक्र बनता है वो कुछ इस प्रकार से बनेंगे, जो अभी हम आगे और भी डिस्कस करेंगे। ये देखिए, ये जैसे देखिए, अब ये अपने जैसे प्राइस दे रखी है, ये प्राइस वाले पॉइंट है और ये वस्तु की मात्रा वाले पॉइंट है। इसमें ऊपर या नीचे की ओर हमें देखने को मिलेगा। मतलब यहां पर मांग मात्रा में परिवर्तन जो है वो वक्र में ऊपर या नीचे की ओर होगा। इसको अलोंग द डिमांड कर्व मूवमेंट कहा जाता है, कि जो डिमांड कर्व का मूवमेंट हो रहा है, ऊपर नीचे की तरफ मूवमेंट हो रहा है। ये वाली बात आपको बिल्कुल क्लियर। चलिए अब इस वाले कॉन्सेप्ट को यहां पे क्लोज कर दीजिए। मांग मात्रा में परिवर्तन आपका क्लियर हो गया। इस वाले कॉन्सेप्ट को हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है, बंद कर देते हैं। अब आ जाओ मांग में परिवर्तन, या जिसको हम लोग कहते हैं चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड। अब इसमें बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल बात बदल जाएगी, चेंज हो जाएगा। और चेंज होने के बाद क्या आएगा, यहां पर वस्तु की स्वयं की कीमत, वस्तु की स्वयं की कीमत स्थिर होगी। बड़ा ध्यान से सुनिएगा कि यहां पर वस्तु की स्वयं की कीमत जो होगी वो स्थिर होगी,
और बाकी तत्वों में से किसी एक में परिवर्तन होगा, किसी एक में परिवर्तन या बदलाव होगा। बदलाव संसार का नियम है, बदलाव होगा, चेंज होगा। देखो यहां पर वस्तु की स्वयं की कीमत बदल रही थी, तब हमने मांग मात्रा में परिवर्तन कहा और बाकी सब स्थिर था। यहां पर सिर्फ और सिर्फ वस्तु की स्वयं की कीमत है, वही स्थिर होगी बच्चों। सिर्फ वस्तु की स्वयं की कीमत ही स्थिर होगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर कल वस्तु की कीमत 50 रुपए थी तो आज भी 50 है, कल भी 50 रहेगी, परसों भी 50 रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, उसमें बिल्कुल भी कोई भी बदलाव नहीं आएगा। चेंज आएगा तो फिर किस में आएगा? इन चारों में से किसी में आएगा। या तो उपभोक्ता की आय में चेंज आ जाएगा, जब उपभोक्ता की आय बदल रही है तो ये तीनों भी स्थिर हो जाएंगे। जब संबंधित वस्तुओं की कीमत बदल रही है तो ये वाला और ये दोनों भी स्थिर हो जाएंगे। और जब रुचि एवं अधिमान बदल रहे हैं तो ये दोनों और ये वाला भी स्थिर हो जाएगा। और जब भविष्य की संभावनाएं बदल रही तो ये तीनों भी स्थिर हो जाएंगे। ये तो परमानेंटली स्थिर रहेगा, इसमें तो कोई चेंज हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ऐसे में हम क्या कहते हैं? मांग में परिवर्तन कहते हैं। जब चेंज इन डिमांड हम लोग पढ़ते हैं तो यहां पर इस वाले में हम पढ़ते हैं मांग वक्र का शिफ्ट होना। मांग वक्र का शिफ्ट होना। शिफ्ट होने का मतलब क्या होता है? देखो एक तो होता है बच्चों, जैसे आज आप उदाहरण लीजिए, एक तो जैसे मकान का उदाहरण लीजिए। एक तो आप जैसे मान लीजिए कि आज तक सब मकान में नीचे रह रहे थे, अब कुछ समय बाद कुछ लोग मकान में ऊपर वाले पोर्शन में रहने लगे और कुछ नीचे वाले में रहने लगे। ये जो ऊपर नीचे का जो बदलाव आया ना, ये वाले बदलाव को आप देख सकते हैं मांग मात्रा में परिवर्तन। यहां पर आपने किसी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं करा, आप एक घर के अंदर में हो, ठीक है ना। पर मांग में परिवर्तन तो वो क्या होता है? शिफ्ट हो जाता है। जब आप एक घर में रह रहे हैं तब एक घर को छोड़ करके आप दूसरे घर में चले जाते हो तो हम क्या कर लेते हैं? शिफ्ट कर लेते हैं। तो यहां पर भी क्या है? मांग वक्र में शिफ्ट होगा। और शिफ्ट कैसे होगा? दो तरीके से हो सकता है। या तो शिफ्ट वो बाय और खिसक जाएगा, बाय और खिसकना, या तो बाय और खिसक जाएगा, या फिर वो दाएं और खिसक जाएगा, दाएं और खिसकना। कैसे होगा गुरुदेव? ये देखो ऐसे, जैसे मान लीजिए मेन यहां पर है, ठीक है, मेन यहां पर है और बाय का मतलब होता है लेफ्ट, ठीक है ना, बाय का मतलब होता है लेफ्ट, तो वो इधर की तरफ आ जाएगा। पहले यहां पे था, अब डिमांड कम हो गई, यहां पर आ गया। दाएं ओर की तरफ खिसकने का मतलब है मेन यहां पर था पहले, अब वो आगे चला जाएगा, मतलब डिमांड बढ़ गई उस चीज की। ठीक है, तो मांग मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांडेड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या मांग मात्रा में परिवर्तन में हम ये कहते हैं कि जब वस्तु की स्वयं की कीमत बदलेगी तो मांग मात्रा में परिवर्तन आएगा, जिसमें या तो मांग का विस्तार होगा या मांग का संकुचन होगा, फिर उसके हिसाब से वक्र बनेंगे। और मांग में परिवर्तन में क्या है? जब वस्तु की स्वयं की कीमत तो स्थिर रहेगी और बाकी तत्वों में से किसी एक में परिवर्तन होगा तो क्या होगा? मांग वक्र शिफ्ट होगा, वो या तो बाय लेफ्टवर्ड हो जाएगा, लेफ्ट साइड चला जाएगा, या वो राइट साइड चला जाएगा, दाएं तरफ चला जाएगा। ये अभी तक की बेसिक सी कहानी। अब आगे आ जाइए, मांग मात्रा में परिवर्तन क्या लिखा है? मांग मात्रा में परिवर्तन, तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब मैंने आपको जितना समझाया ना, अब उसका लिखित रूप देख लीजिए। किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन कभी कमी अथवा वृद्धि से उस वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा में परिवर्तन को एक ही मांग वक्र पर चलने से दिखाया जा सकता है। तो किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब क्या होता है? चेंज का मतलब क्या होता है? या तो कमी हो सकती है, कम हो जाएगी प्राइस, या बढ़ जाएंगी। हम जब कहते हैं कि परिवर्तन आना चाहिए, बदलाव आना चाहिए, तो बदलाव अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। उसी प्रकार से जब हम कह रहे हैं कि उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन, तो परिवर्तन में हो सकता है कि या तो उस वस्तु की प्राइस गिर जाए, या तो उस वस्तु की कीमत गिर जाए, या उस वस्तु की जो कीमत है वो बढ़ जाए, वृद्धि हो जाए। इस वस्तु की कीमत में कमी आने से डिमांड में क्या चेंज आया? इस वस्तु की कीमत बढ़ने से हमारी डिमांड में, मांग में क्या चेंज आया? ये जो हम दर्शाते हैं ये मांग वक्र पे दर्शाएंगे। मांग वक्र पे, एक ही मांग वक्र पे चलने से दिखाया जाता है कि एक मांग वक्र पे वो किस प्रकार से चलते हैं, किस प्रकार से ऊपर नीचे, अपवर्ड और डाउनवर्ड उनका मूवमेंट होता है।
फिर दूसरा है मांग वक्र में विवर्तन, ठीक है, या हम कहते हैं कि जो शिफ्टिंग होती है मांग वक्र में वो, जबकि किसी वस्तु की कीमत के अतिरिक्त अन्य कारक जैसे उपभोक्ता की आय में बढ़ोतरी या कमी, उपभोक्ता की रुचि व पसंद में परिवर्तन या प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन के कारण मांग वक्र का ऊपर या नीचे की ओर विवर्तित होना मांग में परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये चेंज इन डिमांड वाला है, ये चेंज इन डिमांड वाला है। यहां पर क्या है, जो प्राइस है, जो मूल्य है, उसको तो बिल्कुल आप फ्रिज में ले जाकर करके बर्फ वाले बॉक्स में रख दो, ठीक है, उसको तो बिल्कुल एक जगह सेट कर दो, वो तो ना तो ऊपर होगी ना नीचे होगी, वो बिल्कुल स्थिर हो चुकी है, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। अब बदलाव आएगा या तो आपका आएगा पीआर में, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, मतलब प्रतिस्थापन वस्तु या पूरक वस्तुओं में, या उपभोक्ता की आय में, या टेस्ट और प्रेफरेंस में, या फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस में, भविष्य की संभावनाओं में। और इनसे कोई भी चेंज आता है तो हम उसको शिफ्टिंग के रूप में दर्शाते हैं। अब पहले हम लोग पढ़ लेते हैं मांग मात्रा में परिवर्तन, ठीक है। तो हम लोग मांग मात्रा में परिवर्तन पहले पढ़ लेते हैं। चेंज इन क्वांटिटी जो डिमांडेड है उसको पढ़ लेते हैं। और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ जो चेंज आएगा वो प्राइस में चेंज आएगा, और प्राइस में, वस्तु की कीमत में जब चेंज आएगा तो हमें लॉ ऑफ डिमांड या जो नियम है मांग का वो याद होना चाहिए। और वो नियम ये कहता है कि जब भी प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड गिरेगी, और जब भी प्राइस गिरेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। अब इसमें देखिए मांग का विस्तार और मांग का संकुचन, ठीक है, इसको एक्सपांशन ऑफ डिमांड कहा जाता है, इसको कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहा जाता है। तो मांग का विस्तार, अन्य बातें समान रहने पर जब केवल कीमत में कमी के कारण वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जाती है तो उसे मांग का विस्तार कहते हैं। देखिए अब इस मांग मात्रा में परिवर्तन में हमेशा ध्यान रखना है कि बाकी सारे जो कारक है, बाकी जो सारे फैक्टर्स हैं, उनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, 0% उनमें बदलाव रहेगा। सिर्फ और सिर्फ बदलाव आएगा तो जो वस्तु की स्वयं की कीमत है उसमें बदलाव आएगा, और किसी में भी चेंज नहीं आएगा। अब वस्तु की कीमत में दो ही कंडीशन हो सकते हैं, या तो वस्तु की कीमत बढ़ सकती है या घट सकती है, यही होगा। अब मांग का विस्तार, विस्तार का मतलब तो आप समझते हो ना, बढ़ाना, मतलब हमने हमारी डिमांड को बढ़ा दिया है। और हम डिमांड कब बढ़ाते हैं, जब उस वस्तु की कीमत कम हो जाए। रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है, इतना लिखा लिखा है, रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है, सीधा से याद रखना है। मांग मात्रा में परिवर्तन का मतलब यह है कि सारी जो चीजें हैं वो बिल्कुल क्लियर होगी, उसको हम लोगों को बिल्कुल जो है बराबर हम लोगों को करना होगा। अन्य बातों पर समान रहने पर जब केवल कीमत में कमी के कारण वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जाती है, तो अब जब कीमत में कमी आएगी, प्राइस कम होगी, तभी तो डिमांड बढ़ेगी। बच्चों यही तो बात मैं कह रहा हूं, रट्टा तो मारना ही नहीं है। जिस भी बच्चे ने जब से डिमांड का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है, लॉ ऑफ डिमांड समझ लिया है, मतलब उसका भैया बेड़ा पार है, ठीक है। अब देखो इस चैप्टर में हमारा एक ही टॉपिक बाकी रह गया है, मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब आप बताओ उसमें क्या रहेगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, मांग की लोच में क्या पढ़ोगे। अभी तक, आज तक आप जो भी पढ़ रहे हो ना, वो ये पढ़ रहे हो कि मांग में परिवर्तन हो रहा है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, इतना पढ़ रहे हो। पर कितनी मांग बढ़ी और कितनी मांग घटी, ये आप मांग की लोच में पढ़ोगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ोगे। जैसे इलास्टिक रबड़ का भी उदाहरण दिया था कि इलास्टिक रबड़ से पता चला, हाँ इतना बढ़ा, इतना घटा, इतना बढ़ा, इतना घटा। उसी प्रकार से मांग की लोच में देखेंगे कि हाँ मांग की मात्रा में परिवर्तन तो हो रहा है। समझ में आ गया कि जब प्राइस बढ़ी तो डिमांड गिरी, पर कितनी गिरी ये मांग की लोच में जानेंगे। प्राइस गिरी, डिमांड बढ़ी, पर कितनी बढ़ी ये मांग की लोच में जानेंगे। इसके बाद जो वो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके बाद हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद जो आगे का चैप्टर है ना, वो पूरा का पूरा उत्पादक के ऊपर है, उसमें हम लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे। तो यहां पर मांग के विस्तार में बस इतना सा ध्यान रखना, जैसे प्राइस गिरेगी डिमांड बढ़ जाएगी और वो मांग का विस्तार दर्शा देगा। इसमें हम उसी मांग वक्र पर ऊपर से नीचे की ओर गति करते हैं। तो इस वाले मांग वक्र में हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। अभी आपको आगे मैं मांग वक्र दर्शाऊंगा। अब आ जाइए मांग का संकुचन। अन्य बातें समान रहने पर जब केवल कीमत में बढ़ोतरी के कारण वस्तु की कम मात्रा खरीदी जाती है तो उसे मांग का संकुचन कहा जाता है। अब कीमत बढ़ जाने के कारण, प्राइस इंक्रीज हो जाने के कारण डिमांड कम कर दी, संकुचित कर दी, ठीक है, कम हो चुकी है, तो इसके कारण क्या कहा जाता है, इसको मांग का संकुचन कहा जाता है। और इसमें नीचे से ऊपर की ओर, उसमें ऊपर से नीचे की ओर, इसमें नीचे से ऊपर की ओर। अब आ जाओ,
ये देखिए, इसको देखिएगा, ये भैया पहले मैंने आपको दिखाया मांग का विस्तार, ठीक है, मांग का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड मैंने आपको दर्शाया। इधर उस वस्तु की कीमत दर्शाई गई है, यहां पर अनार खरीद रहा है, ठीक है, अनार खरीद रहा है, अनार की मात्रा इधर दर्शाई है और कीमत इधर दर्शाई है। जब 100 रुपए क्या है प्राइस है, जब वो 250 ग्राम अनार खरीद रहा है, जब 50 रुपए उसकी वो है प्राइस है, तो वो 750 ग्राम वो खरीद रहा है, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि जैसे ही प्राइस बढ़ती है, जैसे ही प्राइस घटती है, 100 से 50 पे जब प्राइस आती है तो वो मात्रा बढ़ा देता है। मतलब देखिएगा, जब 100 रुपए कीमत थी तो वो इतना खरीद रहा था, जब 100 रुपए कीमत थी तो वो सिर्फ और सिर्फ 250 ग्राम खरीद रहा था। खरीद रहा है या नहीं खरीद रहा? 100 रुपए पे वो सिर्फ और सिर्फ 250 ग्राम अनार खरीद रहा है, मतलब पाव भरी अनार खरीद रहा है, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा खाएगा क्या फिर उसमें, तो पाव भरी अनार खरीद रहा है। और पर जब जैसे ही कीमत गिरती है, आधी हो जाती है, तो वो क्या कर देता है, 750 ग्राम खरीदना शुरू कर देता है। तो यहां पर क्या हुआ, मांग का विस्तार हुआ या नहीं हुआ? जल्दी से बताओ, मांग का विस्तार हुआ या नहीं हुआ? पहले 250 ग्राम खरीद रहा था और अब 750 ग्राम खरीद रहा है। मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे भैया अपन कहते हैं 1000 ग्राम, 1000 ग्राम में 1 किलो होते हैं। अपन इसको 4 भागों में बांट लेते हैं, 250 ग्राम एक भाग, मतलब एक अनार 250 ग्राम, दूसरी अनार 250 ग्राम एक, फिर तीसरी अनार 250 ग्राम एक, और फिर चौथी अनार 250 ग्राम एक, ठीक है। इन चारों से 1000 ग्राम आ जाएगा और इधर मेरी मान लो 4 अनार आ गए। मतलब जब 100 रुपए थे ना तो मैं 1 अनार खरीद रहा था, और आज मेरे 50 रुपए होते मैं 3 अनार खरीदने लगा। अब तो बताओ मांग बढ़ी या नहीं बढ़ी? बढ़ी ना, तो डिमांड बढ़ी। अब डिमांड बढ़ी मतलब क्या है कि इतना वाला जो एरिया है, वो वाला एरिया हम और कंज्यूम करने लगे हैं, ये वाला जो एरिया है हम और कंज्यूम करने लगे। तो इसमें क्या है, पॉइंट ए से नीचे की तरफ आ रहा है ना, ए से बी की तरफ आ रहा है, तो ये नीचे गिर रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट कहते हैं, ऊपर से नीचे गिरता है। तो मांग का जब भी विस्तार होगा तो ऊपर से नीचे की ओर गिरेगा। ये मांग का विस्तार का वक्र है। अगर सवाल आता है मांग मात्रा में परिवर्तन पे, तो ये वाला वक्र आप बना दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे, अब मांग का संकुचन देख लेते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड देख लेते हैं। अब देखो, जब पहले 100 रुपए थी, ठीक है, अब देखिए, नहीं अब यहां पे देखिए, ये कीमत है, प्राइस है। जब पहले 50 रुपए कीमत थी तो वो 750 ग्राम खरीद रहा था, और जैसे ही कीमत बढ़ती है, प्राइस बढ़ती है, ठीक है, जैसे ही प्राइस बढ़ती है तो वो क्या कर लेता है, 250 ग्राम खरीद लेता है। मतलब पहले 3 अनार खरीद रहा था, अब प्राइस बढ़ते हुए 1 अनार खरीदता है। तो मांग गिरी या नहीं गिरी? डिमांड कम हुई या नहीं हुई? डिमांड बिल्कुल कम हुई। साफ तौर पे स्पष्ट रूप से डिमांड कम हो रही है, स्पष्ट रूप से डिमांड कम हुई। तो मतलब पहले मैं इतना एरिया कंज्यूम कर रहा था, मेरे पास इतनी अनार मेरे पास आ रही थी, पर अब आज कितनी आ रही है, सिर्फ और सिर्फ इतनी सी आ रही है। मतलब क्या हो रहा है, पहले मेरे पास ये वाला पूरा एरिया था, आज ये वाला एरिया है, मतलब मेरा इतना एरिया जो है वो कट चुका है, कम हो चुका है। तो ये क्या है, ऊपर की ओर दर्शा रहा है कि बेटा ये ऊपर जा रहा है, ये संकुचन दर्शा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। पॉइंट ए ये है, बी ये है, और ये ऊपर की ओर दर्शाता हुआ जा रहा है कि हाँ भैया पहले हम इतना खरीद रहे थे और अब बाद में हम इतना खरीद रहे हैं। तो ये क्या हुआ, कम हुआ, तो ये नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। ओके, क्लियर। मांग मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन, तो मांग मात्रा में परिवर्तन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग जो बढ़ रहे हैं वो मांग वक्र में जो शिफ्ट है उसकी चर्चा कर लेते हैं। शिफ्ट इन डिमांड कर्व, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। मांग वक्र ये मानकर बनाया गया था कि उपभोक्ता की आय, अन्य वस्तु की कीमत तथा उपभोक्ता का अधिमान दिया गया है। तो हमने मांग वक्र यही मानकर के बनाया था कि जो उपभोक्ता की आय है, अन्य वस्तु की कीमत है और उपभोक्ता का अधिमान है, ये दिया गया है। मतलब वस्तु की स्वयं की कीमत भी होंगी, संबंधित वस्तुओं की कीमत भी होंगी, उपभोक्ता की आय भी होगी, उसका अधिमान, रुचि भी होंगी। इन सब के आधार पर हमने मांग वक्र, डिमांड कर्व बनाया था। यदि इनमें से कोई वस्तु बदलती है तो मांग वक्र में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? इनमें से अगर उपभोक्ता की आय बढ़ती है, मतलब उपभोक्ता की आय बढ़े या घटे, तो क्या परिवर्तन आएगा मांग वक्र में? जो अन्य वस्तुओं की कीमतें, संबंधित वस्तुएं, प्रतिस्थापन या स्थापन वस्तुएं, पूरक वस्तुएं, उनके में परिवर्तन आता है, उनके में चेंज आता है, तो मांग वक्र में क्या परिवर्तन आएगा?
और अगर उपभोक्ता का अधिमान जो दिया है, मतलब किसी चीज में उसकी रुचि और बढ़ गई तो क्या परिवर्तन आएगा, और घट गई तो क्या परिवर्तन आएगा। सवाल बनता है ना दिमाग में कि जब हमारी इनकम में चेंज आ जाएगा तो वक्र में कैसे चेंज आएगा। क्योंकि मैंने भी आपको स्टार्ट में समझाया है कि मांग में परिवर्तन है तो मतलब मांग अनुसूची में परिवर्तन है, और अनुसूची में परिवर्तन है, इसका मतलब मांग के वक्र में भी परिवर्तन आएगा ही आएगा। मांग वक्र में दो प्रकार के विवर्तन होते हैं, मतलब दो प्रकार से शिफ्टिंग देखने को मिलती है। एक है मांग वक्र का दाहिनी अथवा आगे की ओर खिसकना, मांग में वृद्धि, इंक्रीज इन डिमांड। देखो अब मांग वक्र का दाहिनी ओर खिसकना मतलब ये इस प्रकार से, ये जैसे नॉर्मल वक्र है, ठीक है, और अब इसमें क्या कह रहा है, दाहिनी ओर खिसकना। दाहिनी, दाहिनी मतलब राइट, तो किधर शिफ्ट हो रहा है, राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है, इधर की शिफ्ट होगा, मतलब डिमांड बढ़ रही है। पहले मैं यहां से यहां तक कंज्यूम कर रहा था, अब मैं यहां से यहां तक कर लूंगा, मतलब मेरी डिमांड बढ़ जाएगी। आगे की ओर खिसक रहा है, यूं आगे जा रहा है, आगे की ओर खिसकना, इसको हम क्या कहते हैं, मांग में वृद्धि, इंक्रीज इन डिमांड हम लोग इसको कहते हैं। दूसरा है मांग वक्र का बाएं अथवा नीचे की ओर खिसकना, तो ये अपना ओरिजिनल है और ये अब बाएं की तरफ लेफ्ट वर्ड जो मूवमेंट है वो करने लग जाएगा। ध्यान रखिएगा, मांग मात्रा में परिवर्तन में ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर हो रहा था, अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा था, और मांग में परिवर्तन में क्या हो रहा है कि राइट या लेफ्ट में परिवर्तन हो रहा है, आगे पीछे हो रहे हैं। इसको क्या कहा गया है, मांग की कमी, डिक्रीज इन डिमांड कहा गया है, और इसको इंक्रीज इन डिमांड कहा गया है। जब भी इंक्रीज होगा तो आगे चला जाएगा, और जब भी डिक्रीज होगा तो वो पीछे आ जाएगा। अन्य वस्तुओं की कीमतों और किसी उपभोक्ता के अधिमान दिए होने पर यदि उसकी आय में वृद्धि होती है तो प्रत्येक कीमत में वस्तु के लिए मांग में परिवर्तन होता है, और इस प्रकार मांग वक्र शिफ्ट हो जाता है। देखो अब अपन लोग क्या करते हैं, अपन लोग एक एक को लेते हैं, ठीक है ना। अगर सबको एक साथ ले लेंगे तो खिचड़ी बन जाएगी, और खिचड़ी बन जाएगी तो समझ में तो आएगी नहीं। खिचड़ी खाने में अच्छी लगती है, पर जब पढ़ते हैं और किसी सवाल की खिचड़ी बन जाती है तो बहुत गंदी लगती है, ठीक है ना। तो इसलिए अपन खिचड़ी नहीं बनाएंगे। यहां पर कहा गया कि वस्तु की स्वयं की कीमत तो स्थिर है, तो उसको तो उठा करके अपन ने फ्रिज में पहले ही रखवा दिया था मैंने कि भैया उसको छेड़ने मत, बर्फ जमने दो उस पर, ठीक है, उस पर कोई चेंज नहीं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना। अब बाकी रह गया मेन जो मुख्य तीन है, उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तु की कीमत और उसकी रुचि या अधिमान, ये तीन मुख्य हैं। अब अपन इन तीनों की खिचड़ी नहीं बनाएंगे, एक एक पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा रुपया है ना, तो रुपये की बात करते हैं, तो इनकम की बात करते हैं। अब यहां पर हम ये कहते हैं कि अगर उपभोक्ता की आय में कोई भी परिवर्तन आता है, अगर उपभोक्ता की आय में कोई भी परिवर्तन आता है, चेंज आता है, तो मांग वक्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अब यहां पर यह मानना है कि भैया वस्तु की स्वयं की कीमत तो ऑलरेडी फ्रिज में रखी हुई है, मतलब उसमें नो चेंजेस है। इसके अलावा संबंधित वस्तु की कीमत में भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। रुचि, अधिमान, भविष्य की संभावना में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ चेंज अगर किसी में आएगा तो वो आएगा उपभोक्ता की आय में, उपभोक्ता की इनकम में। इनकम ऑफ द कंज्यूमर है, उसमें परिवर्तन आएगा, और उससे जो मांग वक्र शिफ्ट होगा वो देखते हैं। अब देखो उपभोक्ता की आय में भी हमने तीन प्रकार के जो वस्तु है वो पढ़ी थी। सामान्य वस्तु, ठीक है, निम्न स्तरीय वस्तु और गिफिन वस्तु या गिफिन गुड्स उनको कहा जाता है। जब सामान्य वस्तु की हम लोग बात करेंगे, सामान्य वस्तु के लिए मांग वक्र का शिफ्ट दाईं ओर तथा निम्न स्तरीय वस्तुओं के लिए मांग वक्र का शिफ्ट बाईं ओर हो जाता है। देखो अब मैं यहां पर आपको वक्र बनवा देता हूं। यहां पर पहले लिख लो सामान्य वस्तु, सामान्य वस्तु है, और सामान्य वस्तु में मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। यहां पे सामान्य वस्तु में कहा जाता है कि जब इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। अगर जैसे मेरी अगर इनकम बढ़ी है तो डिमांड बढ़ेगी, और अगर मेरी इनकम गिरती है तो मेरी डिमांड गिरेगी। ये ऐसी सामान्य वस्तु हैं जो हम खरीदते हैं, इनकम बढ़ने के साथ खरीदते हैं और इनकम गिरने के साथ गिरा देते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये अपन ने ले लिया y एक्सिस और ये x एक्सिस, ये अपना मूल बिंदु, और देखो मात्रा दर्श रहा है तो मात्रा हमेशा इधर रखो, वस्तु की मात्रा, और इधर हम आय को ले लेते हैं, हम इधर आय को ले लेते हैं, ठीक है। और देखिए अब जैसे ये हमारी
एक सेकेंड, इधर जो आएगी वो वस्तु की कीमत आएगी बच्चों, ठीक है। यहां पर क्या आएगा, वस्तु की कीमत आएगी, क्योंकि वस्तु की जो कीमत है वो बिल्कुल स्थिर है। अब वस्तु की कीमत जैसे आप मान लो यहां पर है, ठीक है, वस्तु की कीमत में तो कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। अगर यहाँ पे 20 है तो 20 रुपए रहेगी, उसकी में कोई चेंज नहीं आएगा। पर जब मेरा पहले वक्र कहता है, पहले मेरा कुछ यूं है, ये मेरा ओरिजिनल है, ये मेरा पी है, मतलब प्राइस लाइन है, ठीक है, कीमत को दर्शा रहा है। ये मेरा पहले डिमांड कर्व है, जब मैं मान लो 100 रुपए महीने के कमाया करता था तब का है। अब जैसे ही मान लो कि अगर मेरी इनकम बढ़ गई, मेरी इनकम 500 हो गई, तो मैं क्या कर लूंगा, मैं इसको आगे बढ़ा दूंगा। मतलब इसकी जो डिमांड है वो Q1 हो जाएगी, मतलब डिमांड OQ से कहां पहुंच जाएगी, OQ1 पर पहुंच जाएगी, OQ1 पर पहुंच जाएगी। कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया, इसलिए मैंने क्या करा कि जो डिमांड है उस डिमांड में अपनी बढ़ोतरी कर दी है, डिमांड बढ़ा दी है, ठीक है। अब इसी प्रकार से इसका उल्टा होगा तो वो पीछे की साइड आ जाएगा। अब निम्न स्तरीय वस्तु है तो निम्न स्तरीय वस्तुओं में क्या होगा कि वो पीछे की ओर खिसक जाएगा। निम्न स्तरीय वस्तुओं में हम लोग क्या कहते हैं, निम्न स्तरीय वस्तुओं में हम यही कहते हैं ना कि जब जब इनकम बढ़ेगी तो उस चीज की डिमांड घटेगी, और जब जब इनकम घटेगी तो उस चीज की डिमांड बढ़ेगी। निम्न स्तरीय वस्तुओं का मतलब क्या है, लो क्वालिटी वाली जो चीजें हैं उन चीजों की बात हम लोग कर रहे हैं। लो क्वालिटी, खराब क्वालिटी की जो चीजें हैं उनकी बात कर रहे हैं। अब जब इनकम बढ़ेगी तो मैं लो क्वालिटी वाले पे क्यों खर्चा करूंगा भैया, जब इनकम कम थी तब खरीद रहा था, मजबूरी थी भाई अपनी, इसलिए खरीद रहे थे। पर जब इनकम बढ़ गई तो फिर तो उसकी डिमांड कम करूंगा ना, फिर तो मैं अच्छी वस्तुएं खरीदूंगा। और जैसे इनकम मेरी वापस गिर जाएगी तो उनकी डिमांड और बढ़ाऊंगा भाई वापस चाहिए, वापस खरीदनी पड़ेगी, ठीक है। तो जब उपभोक्ता की आय होगी, उपभोक्ता की आय में सामान्य वस्तुएं, उपभोक्ता की आय में अगर वृद्धि होती है, इंक्रीज होगा, तो सामान्य वस्तुओं के लिए जो मांग वक्र है वो आगे जाएगा और निम्न स्तरीय वस्तुओं के लिए बाईं ओर चला जाएगा जब उसकी उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी। अगर उपभोक्ता की आय में कमी होगी तो सामान्य वस्तुओं के लिए बाईं तरफ चला जाएगा और निम्न स्तरीय वस्तुओं के लिए आगे की ओर चला जाएगा। उपभोक्ता की आय और उसके अधिमान के दिए होने की स्थिति में यदि संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन, अब देखो, अब संबंधित जो वस्तु है उनकी कीमत में परिवर्तन ले लो, संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन। अब सब में बेटा ऐसा ही बनेगा वक्र, जैसा अब भी बनाया है वैसा ही बनेगा। तो तब किसी वस्तु की कीमत के प्रत्येक स्तर पर उस वस्तु के लिए मांग में परिवर्तन हो जाता है, इसे मांग वक्र में शिफ्ट हो जाता कहते हैं। अब देखो, अब वस्तुएं भी दो प्रकार की, एक स्थानापन्न वस्तुएं मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, ऐसे गुड्स जैसे कि चाय और कॉफी जो दोनों बिल्कुल अलग अलग है, चाय और कॉफी, ठीक है। तो अगर स्थानापन्न वस्तु की कीमत बढ़ती है तब मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब जैसे मान लीजिए अपन टी है, अपन चाय पी रहे हैं, चाय भी अभी 10 रुपए की और कॉफी भी 10 रुपए की। अपन जो मेन पीने वाले व्यक्ति हैं वो चाय पीते हैं, ठीक है। अब इसने क्या बोला, स्थानापन्न वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, मतलब इसके आसपास वाली जो वस्तु है, इसके आसपास वाली वस्तु कॉफी है, अगर इसकी कीमत बढ़ जाएगी तो इसकी डिमांड बढ़ेगी ना, 100% बढ़ेगी। और डिमांड बढ़ेगी तो किधर जाएगा, राइट की तरफ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, राइट चला जाएगा। और अगर इसकी कीमत गिर जाती है, ठीक है, इसकी कीमत गिर जाती है तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो वो लेफ्ट की तरफ चला जाएगा। और अगर पूरक वस्तु है, पूरक का मतलब क्या है, हम साथ साथ हैं, है ना, हम साथ साथ हैं, तो साथ साथ रहने वाली जो वस्तु है उनको पूरक वस्तु कहा जाता है। पूरक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग वक्र शिफ्ट बाईं ओर हो जाएगा। अब जैसे ले लो कि भैया कार और पेट्रोल, ठीक है, कार और पेट्रोल। अब मैं मान लेता हूं कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई, पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई तो कार की जो पेट्रोल की प्राइस अगर बढ़ जाती है तो कार की क्या हो जाएगी, डिमांड गिर जाएगी, और डिमांड गिर जाएगी तो बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। इसकी प्राइस गिर जाएगी तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। अब आ जाते हैं उपभोक्ता की रुचि और अधिमान पे, ठीक है। तो उपभोक्ता की आय के हिसाब से देख लिया, संबंधित वस्तुओं की कीमत के हिसाब से देख लिया, उपभोक्ता की रुचि और अधिमान में परिवर्तन के कारण भी मांग वक्र का शिफ्ट हो सकता है। अब देखिए, अगर उपभोक्ता का अधिमान में परिवर्तन होता है, किसी वस्तु के पक्ष में होता है, तब ऐसी वस्तु के लिए मांग वक्र का शिफ्ट दाईं ओर होगा। मतलब वस्तु के पक्ष में होता है, मतलब उस वस्तु में उसका इंटरेस्ट, उसकी रुचि बढ़ती है। बढ़ती है मतलब क्या है, अगर उसका इंटरेस्ट बढ़ता है, अगर किसी भी चीज में आपकी रुचि बढ़ेगी तो आप उस चीज की डिमांड करोगे या नहीं करोगे,
और करोगे ना। गर्मियों का मौसम चल रहा है, गर्मियों के मौसम में आइसक्रीम खाने का बहुत मन होता है, इच्छा होती है, तो रुचि है आपकी आइसक्रीम खाने में, तो आप और खाओगे, डिमांड बढ़ाओगे। और अगर किसी चीज में आपको इंटरेस्ट नहीं है, जैसे मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक पीने में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप उसकी डिमांड नहीं बढ़ाओगे। तो अगर वो वस्तु के पक्ष में है, मतलब डिमांड बढ़ रही है और डिमांड बढ़ रही है, तो वो आगे की तरफ राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और इसके विपरीत उपभोक्ता के अधिमान में, प्रेफरेंस में अगर कोई प्रतिकूल होता है, मतलब कुछ ऐसा कि जैसे भाई उसकी इच्छा नहीं हो, इंटरेस्ट नहीं है, और तो फिर वो डिमांड गिर जाएगी और वो पीछे की तरफ आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमने तीनों के हिसाब से देख लिया, उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तुओं की कीमत और अधिमान रुचि के हिसाब से। उपभोक्ता की आय में भी सामान्य वस्तु और जो निम्न स्तरीय वस्तु है दोनों का देखा, और संबंधित वस्तुओं में स्थानापन्न वस्तु और पूरक वस्तु दोनों का देख लिया। नोट, मांग वक्र में शिफ्ट तब होता है जब कीमत के अलावा किसी अन्य कारक में परिवर्तन होता है। बस इस बात का ध्यान रखना, मांग वक्र में कब शिफ्ट होगा, शिफ्ट कब होता है मांग वक्र में, शिफ्ट कब होगा जब कीमत के अलावा किसी दूसरी चीजों में परिवर्तन आता है, तो मांग वक्र में शिफ्ट होता है। और मांग मात्रा में परिवर्तन कब होगा, जब सिर्फ और सिर्फ कीमत में परिवर्तन होता है। ठीक है, ये अपने आज लेक्चर का पूरा सार था, कंक्लूजन था। अब नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग मांग की लोच पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। उसमें हम ये जानेंगे कि अभी तक तो ये जान लिया कि हाँ भैया मांग बढ़ती है घटती है, पर कितनी बढ़ती है कितनी घटती है, ये मांग की लोच वाले कॉन्सेप्ट में आपको समझ में आएगा। आज का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा, और कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। और प्लीज बच्चों, प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और जो प्यार समर्थन आप दे रहे हैं वो देते रहिएगा। और ऐसा प्यार समर्थन डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दे रखा है, उसका लिंक है, तो प्लीज उसको भी ज्वाइन करके वो प्यार दिखाइएगा। और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।